सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं अलीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम, राना ताहिर और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अजहर सदीक साहब भी। शेर जो है वो धाड़ रहा है, उसने धाड़ना फिर से जो है उसे शुरू कर दिया है, ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता उसके भरना शुरू हो गए हैं और क्या जो शेर है वो वापस मैदान में आ रहा है और शेर को टेक्निकल रिलीफ जो है वो भी मिल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में कुछ इसी शेर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना आपका। आपका मतलब है शेर, द लायन, द ग्रेट लायन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल बन रही है, जिस तरीके से फ़ैसले आ रहे हैं, अदालती फ़ैसले, पाकिस्तान में अदली आज़ाद है, वाइब्रेंट है, तो डेफिनेटली जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान फ़ैसले कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही कर रहे होंगे। लेकिन कोई भी फ़ैसला जब हो जाता है तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये जो फ़ैसले हो रहे हैं इनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, पाकिस्तान में परसेप्शन क्या बन रही है। जो वोट था 2018 का, वो तब्दीली के नाम पर तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट मिला, जिसमें इस निज़ाम को तब्दील करने की बात की गई थी और ये था कि जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, पाकिस्तान में जो रकम लूटी गई उसको वसूल किया जाएगा। लेकिन आज अगर 8 महीने बाद हम देखते हैं तो हो क्या रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, जो माजी में हुक्मरान रहे, जिनके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि बाहर उन्होंने बड़े महल्लात बनाए, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो उनके टैक्स से मैच नहीं करता और पूरी ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सामने। नैब की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी हैं और भी हैं कि जिसमें 2000 गुना वेल्थ में इजाफा हुआ है, 8000 गुना इजाफा हुआ है वेल्थ में। लेकिन जब उनसे पूछते हैं तो कोई बताने वाला नहीं है। और अब तो आज जो जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं, एफेड्रीन में सज़ा याफ्ता थे जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत ली है, उनकी जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया, उम्र कैद की उन्हें सज़ा हुई थी। अदालती फ़ैसला है, ज़ाहिर है कानून और आइन के मुताबिक किया होगा उन्होंने। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है आज पाकिस्तान में? ये इम्पैक्ट है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको वो अभी भी अनटचेबल हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों। मुसलसल नैब उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अहकामात हैं कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। फ़रियाल तालपुर साहबा को नहीं किया जा सकता। हमज़ा शहबाज साहब को तो जिस तरह का रिलीफ़ मिला है, पाकिस्तान में आम आदमी उस रिलीफ़ का सोच भी नहीं सकता। वकला हज़रात ने उस पर कई सवालात भी उठाए हैं, वो जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो उसका जवाब भी दे रही है। तो शहबाज साहब चाहे उन पर जितने भी चार्जेस हैं लंदन में इस वक्त फिर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हेल्थ के नाम पर उन्होंने ज़मानत ली है, लेकिन पूरी पॉलिटिकल मनूवरिंग कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। 2-2 घंटे मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात है, सबके सामने है वो जो कुछ भी है। और आज तो हनीफ अब्बासी साहब जब निकल आए हैं बाहर, तो उसके बाद तो एक परसेप्शन मुल्क में ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी बिना पर ऐसा लग रहा है कि ये निज़ाम नहीं पकड़ सकता उन लोगों को जिनके ऊपर चार्जेस हैं। अच्छा समी साहब, एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि दोबारा सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कुछ इस तरह के परसेप्शन भी डिस्कस हो रहे हैं। दोबारा सिस्टम का हिस्सा तो जब इलेक्शन होगा, ये आपकी बात सही है, ये हो रहा है, लेकिन वो तो तब बनेंगे। अजहर सदीक साहब, मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एडवोकेट जनरल पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया, उनको सुना भी नहीं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया, जिस पर आज चीफ मिनिस्टर साहब भी गए, उस्मान बुज़दार साहब, और उनको ये कहा गया है, आज उन्होंने बताया कि जी अहमद अवैस साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, हम नया एक एडवोकेट जनरल लेके आएंगे। और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब को भी आज रिलीफ मिल गया है। जो बहुत सारे वकला जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। और फिर मैं इसके जोड़ता हूँ इस खबर को इसके साथ के जो एक जजेस तैनाती कमेटी है उसके मेंबर हैं पीटीआई के नुमान वज़ीर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं मीटिंग में बैठा हूँ और ये जजेस की जो तैनाती है उसमें कमेटी के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात हुई वो कहते हैं कि जब सिस्टम में हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं
तो जो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में जहाँ बहुत सारे महकमों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हुई, जो जजेस की तैनातियों का जो मामला है उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया समी साहब। पहले मैं इसी बात को आपको थोड़ा सा, चूँकि मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, इस तारीख़ में अदलिया के जद्दोजहद की, आज़ादी की तहरीक से लेकर बहुत, मैं जो भी मेरा रोल रहा है, मैं आज ये कहने की बांगे दोहल ये बात कहने के तैयार हूँ कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ आर्टिकल 175 में तरमीम की गई और 175 की जो शक्ल बनाई गई उसमें एडवोकेट जनरल डालना, अटॉर्नी जनरल डालना, लॉ मिनिस्टर डालना, जो भी एक रोल तश्कील दिया गया, वो एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ, किस तरफ आपको लेके जाएगा। और मैं अब जो आज आप बात नहीं कहना चाह रहे थे, चले मैं तो खुल के कह देता हूँ, मैं बहुत चीज़ें करीब से देख रहा हूँ। इस सारे मामले में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो 175A में तरमीम करने के हवाले से 18वीं के बाद 19वीं तरमीम आई, उनकी टीम बहुत एक्टिव रोल प्ले है। उनकी अपनी सियासी जमात के नाम कुछ वोकला, वो किसी वक्त पे बताऊंगा कि कौन कौन से वोकला, इस नवाज शरीफ की जो वोकला की टीम के साथ उनका क्या हाल रहा है और वो क्या रोल प्ले करते रहते हैं। मैं उनको एक साइड पर रख के जो बताना चाह रहा हूँ, 2-3 तकलीफ है बड़ी दिक्कत वाली हैं। कि मैं नहीं, देखे मेरी ये परसेप्शन की बातें हो रही हैं कि इमाम काबा साहब जो सेकंड है वो शायद किसी एक जज की तैनाती के हवाले से कोई सिफारिश की थी। अब पता नहीं, वो शायद वो एक वक्त आया कि हुदैबिया के केस का फ़ैसला हुआ, बड़े सवालात उठे, और अब जो मौजूदा हालात के अंदर जो तकलीफ दे बात है, 3 चीज़ें समझनी है। मैं किसी जजिस को स्पेसिफिक नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन आपको कुछ मामलात में उन जब वो केसेस की मार्किंग के हवाले से, ये तो मेरा सवाल है, चूँकि मैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के ऊपर जो लगाया गया बड़े सख्त सवालात उठा चुका हूँ कि उमर सैफ ने लगाया था और सॉफ्टवेयर सारा कंट्रोल पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंदर बैठ के होता था और शहबाज शरीफ वगैरह इन सब की एक्सेस थी। और मैं बाकायदा नैब में इंक्वायरी की दरख्वास्त दे चुका हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में दे चुका हूँ। मैं जो चूँकि वजह है, ये कुछ चीज़ें ऐसी मैंने देखी है, चूँकि मैं अब सबसे पहला जो मैं आपके सामने सवाल उठाने लगा हूँ वो GIT के हवाले से है। मॉडल टाउन के, मैं GIT से बाद में आऊँगा। मॉडल टाउन की GIT के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया, बिस्वा ने दरख्वास्त दी, लार्जर बेंच बना, ये सारे वकील वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, जब गवर्नमेंट पंजाब ने कहा सेक्शन 19 GIT बनाते, किसी ने एतराज़ नहीं उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिख दिया, जब दिस पिटीशन बॉर्न फ्रूट GIT बन गई। ये मामला हाई कोर्ट चैलेंज हुआ, डिवीजन बेंच के सामने लगा, को गालबन 20 जनवरी को मेंटेनेबिलिटी पे बात हुई, 22 को एडजर्न हुआ, 24 को हुआ, 30 को एडजर्न हो गया, 30 को फिर वही एक टीम जो नवाज शरीफ के बहुत वकीलों की एक टीम है वो आती है मैदान में, एक दरख्वास्त दायर होती है, 31 को लगती है, डिवीजन बेंच है जहाँ हमारे जस्टिस कासिम खान साहब और जस्टिस हसन गुजराल उनके सामने लगती है। वो कहते हैं हमने चीफ जस्टिस के बाद कुछ बेंच बड़ा बनाने की दरख्वास्त देनी है, ये भी एक अजीब नज़ीर है। अच्छा, वो बात एडजर्न हो जाती है, फिर एक जुडिशल साइड पे दरख्वास्त आती है, मैं ये रिकॉर्ड देख के बातें कर रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ रजिस्ट्रार को, जुडिशल साइड पे दरख्वास्त आती है। अब जुडिशल साइड पे चीफ जस्टिस को कोई इख्तियार नहीं है बेंच पर तश्कील देने का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे पुट होती है और 3 जजेस का बेंच बन जाता है। फिर एक तकलीफ के बाद डेट नोट होती है, बाकायदा कंप्यूटर के अंदर ये सारा मामला जाता है और ये 13 मार्च को कहा जाता है 22 को केस लगना है। कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं होती और उस दिन या उससे एक दिन पहले कॉज लिस्ट जारी होती है, अहमद अवैस का नाम नहीं, एडवोकेट जनरल का नाम नहीं, और केस कोर्ट के अंदर लग जाता है, कोई इतला नहीं है। बहरहाल वो केस सुना जाता है, जब पता लगता है एडवोकेट जनरल आते हैं, कहते हैं मुझे सुन लें, 4 घंटे बैठे रहते हैं। वो एक अलग बात है, कोर्ट के अंदर जो हुआ मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक लॉ ऑफिसर के हवाले से, लॉ ऑफिसर का हक था सुनने के हवाले से, यही उन्होंने कहा ज़रा आवाज़ ऊंची होगी, ठीक है, वो कंटेम्प्ट में बात आ गई, शोकाज दे दिया। अब हैरान रहेंगे आप, ये जो फुल बेंच बना ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। सवाल उठा रहा हूँ मैं पैट की तरफ से कल दरखास्त एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे दे रहा हूँ, मैं खुद सवाल उठा चुका हूँ। अब दूसरी जब मजेदार बात है, आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं नहीं था लाहौर में, भाई शोकाज नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत के हवाले से, तो आज वज़ीर आला को बुलाना, बाकी को बुलाना, यानी ये क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? मैं देखें, अलीना ये इशू नहीं है, जब आपने कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया है, कंटेम्प्ट के नोटिस में उन्होंने बाकायदा डिफेंड करके वो डिफेंड कर रहे हैं, तो उसकी तरफ दूसरी तरफ आके ये एक तकलीफ दे बात है। बहरहाल उनमें अच्छा चलें,
इसके साथ मैं समझा थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा हूँ आपका, लेकिन 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। हमजा शरीफ का आपने सवाल उठाया, हमजा को जो कहा गया था जिसके हवाले से, उसमें तो वारंट जारी नहीं हुए। किस प्लानिंग के साथ कानून करके वो वारंट अरेस्ट रोके गए, बदमाशी की गई। अच्छा चलें जी, रिट दायर होती है, वो रिट की डेट पड़ती है पीर तारीख की, एक मुतफरक दरख्वास्त आती है। अब मैं हैरान हूँ, ये भी इस तरह कभी होता है कि रिट पे कोई नोटिस नहीं हुआ और मुतफरक दरख्वास्त पे इंटरम बेल दे दी कि कोई नई दरख्वास्त नहीं आई। ये तारीख अमजद परवेज साहब कहते हैं प्रेसिडेंट मौजूद है। देखिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको, मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि रिट पेड, और दूसरा एक आदमी पेश नहीं होता, मेरी कई रिट में मेरी कई जमानतें नहीं मिली, और ये बाकायदा मैंने लॉ सारा सामने रखा है, ये इशू नहीं है। एक देखें, चीफ जस्टिस भी देख रहे थे कि मॉडल टाउन के अंदर क्या हंगामा बरप रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा था कोर्टों को वहां बाकायदा कि वहां पे वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो चुके हैं और ये मेलाफिडी बदलती नजर आ रही है। ये सारा रोकना चाहिए। देखिए बात बड़ा सिंपल सा है, ये वो सवाल है, इसके जवाब चाहे मैं तो तहरीर तौर पर लिख के दे चुका हूँ। फिर एफिड्रेन का केस बहरहाल छोड़ें, वो बेंच की मार्किंग कैसे हुई, क्या हुआ, हमें तो गालबन अब ठीक है क्या हुआ, हमें तो जनवरी में पता था शायद कुछ ऐसा कुछ हो जाना है। अच्छा नहीं ठीक है आपकी बात, जो आपने सवाल उठाए हैं, सवाल उठाने की हद तक तो वैलिडिटी है, लेकिन बहरहाल जो अदालत ने किया वो भी आइन और कानून के मुताबिक किया। मेरी हक है, मैं ये बात नहीं कर रहा। नहीं मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि सवाल उठाना तो हक है कि कोई भी सवाल उठा सकता है और फिर उसका जवाब देना अदालत का अपनी सवाबदीद है, और अदालत जो भी फैसला करे वो हम सब उसको मानने के पाबंद है। राना साहब सवाल मेरा आपसे ये है, आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख रहे हैं आप, एक परसेप्शन बन गया मुल्क में इस वक्त, हम जिससे भी बात करते हैं एक परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है कहीं वहाँ पर या तो नवाज शरीफ साहब के वकला अपना केस बेहतर तैयार करते हैं या इसकी कोई और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन रिलीफ जो मुस्लिम लीग नून को जो बड़ा रिलीफ मिल रहा है वो हाई कोर्ट से मिल रहा है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नवाज शरीफ साहब की सज़ा सस्पेंड की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़मानत दी 6 हफ्ते की नवाज शरीफ साहब की, लेकिन मैं परसेप्शन की बात, आम लोगों में जिनसे हमारी बात हुई। समी साहब देखें, जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए, आप उस वक्त से लेकर आज तक अदालती तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस मुख्तलिफ़ अदालतों में गए उनमें क्या हुआ। एक चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह साहब, उन्होंने मियां साहब को तौहीन अदालत का नोटिस दिया, तो उनका अंजाम क्या हुआ, हमला करा दिया कि उनको उनके साथी जजों के ज़रिए हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया गया। उसके बाद ये तो सिर्फ समी साहब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसफ सईद खान खोसा की सरबराही में वो तारीखी 5 रुकनी बेंच था जिसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। वरना आप देखें ये हिस्ट्री, आप कभी हुदैबिया पेपर मिल का मामला जब लाहौर हाई कोर्ट में था क्या हुआ, उससे पहले के मामलात भी देखें किस तरीके से चलते रहे। तो ये तो मामला जो है ना, ये सिर्फ 1-2 वाक़यात नहीं है, ये पूरी 30-32 साल की एक तारीख़ है। और जो बात अज़हर सदीक़ साहब ने कही कि इफ्तिखार चौधरी साहब की नाम नेहाद आज़ाद अदलिया की जो तहरीक थी, उसके आफ्टर शॉक समी साहब इस कौम को अभी कुछ अरसा बर्दाश्त करना पड़ेंगे। बात यह है कि वो तहरीक किस तरीके से चली। राना साहब आप उस तहरीक की बात कर रहे हैं, अभी मार्केट में बहुत सारी लिस्टें चल रही हैं, कुछ 14, 15, 16 जजेस के नाम चल रहे हैं, वो सारे के सारे नाम आप देखें तो 90% वो नून लीग के वकील हैं। तो वो आप इस बड़ा सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि अगर आपने इस सिस्टम को तब्दील नहीं किया, माजी में जिस तरह हर जगह पे भर्तियां की गई, हर जगह पे लोग भर दिए गए, तो वो तो एक बहुत बड़ा मसला है। हम क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं, हमारी अपने अदालतें हैं और हम एहतराम करते हैं, और खुदा न खास्ता कहीं कोई ये मकसद भी हमारा नहीं है कि कोई गलत इंप्रेशन जाए, लेकिन जो तय्यनाती का तरीका है, जिस तरह से बात की जाती है बहुत सारे इदारों के एहतसाब के हवाले से, इसी तरह जो जजिस तय्यनाती का तरीका है, अगर उसको तब्दील नहीं किया, अगर उसको उसमें रिफॉर्म्स नहीं की गई, क्या लकूनाज हैं तो उसमें? ये चले मैं अर्ज कर देता हूं, तब्दीली क्या चाहिए मैं अर्ज करूं जी। 193 के अंदर जज तैनाती के हवाले से 2 कंडीशन है, 45 साल एज और 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। एक कमेटी तश्कील दी गई, उसको हेड कर रहे थे फारूक नाइक साहब। ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 5 साल पहले की, मुझे बुलाया गया।
मैंने कहा देखें, बुनियादी तौर पर आप 62 और 63 के इतलाक की बात करते हैं, 62 और 63 सडन कंडीशंस है भाई, ये 193 को अमेंड करें भाई, इसमें भी तो लगाए ना भाई, ऑनेस्ट, अमीन, सगेशियस, राइटस, कि आप लिखें टैक्स गुजार होना चाहिए। यानी यहाँ कई ऐसे जजेस तैनात हुए जिनके टैक्स गुजार नहीं थे, टैक्स नंबर नहीं थे। आप यहाँ से देखें ना, ये आपको आज भी अगर वाकई इस मुल्क के साथ सिंसियर है ना, ये डिस्क्रिप्शन इस तरह की नहीं एक्सरसाइज होनी चाहिए। 193 के अंदर लिखा जाना चाहिए 62 और 63 एक सियासतदान के ऊपर इतलाक होता है, तो इन जजेस में क्यों नहीं होगा? इन पे होना चाहिए। ये तरीका नहीं है। बट एक सिटिंग गवर्नमेंट का एक मेंबर जो है वो अगर उस कमेटी से निकल जाता है और वो कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर हल कौन करेगा? देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, 2 कमेटीज हैं अलीना, एक है जुडिशल कमेटी, एक है पार्लिमानी कमेटी। जुडिशल कमेटी के अंदर जहां हमारे सीनियर जजेस मौजूद होते हैं, हाई कोर्ट ताइन हो तो वहाँ होते हैं, तो लॉ ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, या ये प्रोसेस जो सारा समझ रहे हैं ना हमें कि यहाँ आपके पास कोई पैरामीटर है। यानी ए.के. डोगर साहब ने बड़ी पिटीशन फाइल की है, वो तो कह रहे थे एनटीएस टेस्ट होने चाहिए बाकायदा। यानी यहाँ बैठ के जो तरीकाकार है, तरीकाकार हर एक, देखिए कुछ सर्टन तो कैप लगाएं, या 193 में कोई कैप नहीं है। और मैंने चैलेंज किया था, मैंने उन्हें बताया कि इंडिया के अंदर जजेस तैनात होते हैं, पार्लियामेंट जब जुडिशल कमीशन तैनात करता है, डिबेट होती है बाकायदा, और बाकायदा वो छपती है। मैंने कहा यहाँ आप कुछ ही नहीं कर सकते। मैं चैलेंज दे के आया था, और गालबन अपना अदील क्या नाम है उनका, ANP के, वो साथ शामिल थे कई, यानी शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे उस कमेटी के अंदर। तो मैं ये सवाल सारे उठा के आया था, लेकिन प्रॉब्लम बड़ा ये है, देखें यहाँ मेरिट हर जगह चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि तैनातियों पे क्या, लेकिन एक जजमेंट आई थी पिछले दिनों, और वो हाफिज शाह नदीम कालू की जजमेंट थी कि वो केसेस कितने किए हैं, वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने बाकायदा लेट डाउन किया। लेकिन कहीं भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने के हवाले से ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। वैसे तो आप देखें, आप अगर आप लॉ ऑफिसर को देखें, एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल दे ले, वो भी स्वाबदीद के ऊपर है कि जिसको मर्जी लगा लें, लेकिन हटाने का जो म्यार है ना, तो मैं आप चूँकि आज मुझे बड़ा दुख हुआ एडवोकेट जनरल के हवाले से, क्या आज से कुछ 4 साल 5 साल पहले जो हमारे चीफ जज साहब थे, जस्टिस उमर अता बिंदयाल, वो चैलेंज हुआ, चीफ जस्टिस थे गालबन उस वक्त, या जज थे, मुझे अभी से याद नहीं है, वहाँ लॉ ऑफिसर को निकाल दिए थे। तो उन्होंने कहा लॉ ऑफिसर अब किंग प्लेयर पे नहीं निकालते, मर्जी के निकाल दे जिसको डालना, ये स्टिग्मा है। आज अगर देखा जाए तो अहमद अवैस के ऊपर एक स्टिग्मा, अभी तौहीन अदालत में सजा नहीं हुई और आज एक स्टिग्मा लग गया इतना बड़ा उसके ऊपर, वोकला के प्रोफेशन, और वो शरीफ आदमी। देखें, अदालत के अंदर ऊंची आवाज मेरी भी हो जाती है जी, मैं ये बात कहूं, लेकिन इतना बड़ा स्टिग्मा उनकी जात के ऊपर, यानी मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ की बात है कि आपने जब तौहीन अदालत के हवाले से मामला चला गया, तौहीन अदालत में पेश करें, आपने बैठ के वहां पर बैठ के, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है, मैं नहीं समझता ये अच्छा इंप्रेशन है। मेरिट की बात होनी चाहिए हर जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ के, यहाँ मैं लॉ ऑफिसर की बात भी कर रहा हूँ कि ये सियासी बुनियादों पर, वैसे तो वो गॉड फादर या सिटीजन माफिया ने हमेशा, और वो इसी वजह से कामयाब रहे कि लॉ ऑफिसर उनकी मर्जी है, उनका एक्सेस होता है जजिस तक, बड़ी आसानियां होती हैं। ये शायद पीटीआई की गवर्नमेंट की नाकामी है कि ये लॉ ऑफिसर भी ऐसे को डीले, मैं नालायक का लफ्ज नहीं ऐड कर रहा इसमें लेट मी पुट इट दिस वे कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, ये माजी की गवर्नमेंट्स जिस तरह गुंडागर्दी करती थी, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूंगा, जिस तरह बुलडोज करती थी, यानी नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, ये तो रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात है ना, ये तो जजेस को डराते रहे, धमकाते रहे। पीटीआई के लोग जो हैं, ये इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, अपनी जो टीम लेके ये ज़रा, क्योंकि जो ईमानदार आदमी है या जो लॉ अबाइडिंग बाई आदमी है, उसको कमजोर समझा जाता है। ये कमजोरी है ना, हालात ऐसे ही हैं सभी भाई। वजह ये है कि इंप्रेशन यहाँ पर इस तरह का क्रिएट हो गया है कि आप, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, यानी कम से कम कानूनी बातें भी तो खड़े होके करें ना। यानी आज वजीर आला पंजाब साहब आए, वो आगे बात तो करें ना कि अच्छा मैं देखता हूँ, यानी अब अगर निकालना भी था तो काबीना, वो तो ठीक है, इस्तीफा का कह दिया आपने, निकालना हो तो मुस्तफा इंपेक्स का केस सामने है। यानी आज अपने, मैं तो किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे तो आज उस्मान बुज़दार साहब बहुत ही यानी ये तो आप एक काउंसलर का एक्शन हुआ है आज उनका, यानी आप एक वज़ीर आला पंजाब हैं, पूरे सूबे के हैं, आपने कोई इंक्वायरी की, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की अपने कहीं बैठ के। लेकिन इसको इस तरह से भी तो राना साहब, हम इस तरह से भी तो देख सकते हैं कि अदालत के एहतराम में, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट अदालत का इस तरह एहतराम करती है, जो चीज़ कह रहे हैं अजहर सदीक साहब के, जिसमें शायद वज़ीर आला साहब चाहते तो स्टैंड भी ले सकते थे, पीटीआई स्टैंड ले सकती थी, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म अदालतों के साथ वो
हमारा जो माहौल है उसमें इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो कि अदालतों के साथ कोई कन्फ्रंट्रेशन ना हो जाए। अगर अदालतें ये समझती हैं, अटॉर्नी जनरल जो एडवोकेट जनरल हैं तौहीन अदालत के हवाले से उन पर अगर चार्जेस अदालत लगा रही है तो उस एडवोकेट जनरल को तब्दील करना, राना साहब, ये अदालतों का एक एक्सट्रीम एहतराम नहीं है? जी समीर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उन्हें जब हाई कोर्ट में तलबी की इतला दी गई, उस वक्त लोग उनके वालिद की फातह खानी के लिए आए हुए थे और वो सारे कुरार वो अदालत में पेश हुए जाकर। तो समीर साहब, गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल आपने सही बात की कि इमरान खान ने हमेशा आइन, कानून और अदलिया की बालादस्ती की बात की और उस्मान बुज़दार का ये इक़दाम इस बात का सबूत है कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत अदलिया का कितना एहतराम करती है। अभी उनको सजा नहीं हुई है। लेकिन जो अजहर साहब ने बात की है कि बेसिकली अगर उनकी तब्दीली करनी है तो ये राइट किसके पास है, कौन कर सकता है उनकी तब्दीली? वज़ीर आला पंजाब कर सकते हैं, वज़ीर कानून कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल है, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर हम मजीद बात करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अजहर साहब, आज जज साहब ने एक और भी रिमार्क्स दिए। जब वज़ीर आला पंजाब जो है वो कोर्ट में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आते हैं तो वकला जो हैं वो दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। क्या ये ठीक है? अच्छा, बड़ी तकलीफ से बात है मेरे लिए इस तरह कि हमजा जब आए तो हाई कोर्ट की अदालतों में नारेबाजी हुई, वो कोर्ट के दरवाजे तक तोड़ अपना जो हालात रहे ना यानी ये ऐसी नहीं, यानी परसों या कल जमानत के लिए दोबारा हमजा तो मैं अदालत में मौजूद था और वहाँ कह के 50-60 वकील लेके आ गए, यानी ये आपने रोक लिया, ऑर्डर कोई पास करना चाहिए। यहाँ बैठ के इस तरह का इंप्रेशन आई डोंट थिंक सो। यानी कि सारे एक हैं। देखिए, मैं एक मैं और बात करूँ मैं पिछली डेट पे मौजूद था, एक जज साहब हमारे इसी बेंच के रुके, उन्होंने कहा जी देखिए जी ये साइड लेने वाली बातें हैं, यानी तलाल को सजा हो गई, दानियाल को सजा हो गई और निहाल को सजा हो गई। तो वहाँ अहमद अवैस साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई तौहीन अदालत नहीं की है। अगर वो तौहीन अदालत का मेयार है, यानी वो जो बैठ के अदालतों को मिलाइन करते रहे और वही सोशल मीडिया टीम पे हम उस वक्त शोर डालते रहे कि ये गलत ट्रेंड कर रहे हैं, आप गलत ट्रेंड जा रहा है, और पीएमएल की सोशल मीडिया टीम कहाँ तक उन हालात को ले गई, वो अदालतें नहीं ठीक थी, आज की अदालतों को हार पहना रही हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब जितना तेजी के साथ, मैं जो बात पहले कह रहा था ना कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने, देखिए फेयर कमेंट्स करें, मैं खुद कर रहा हूं फेयर कमेंट, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है ना, जो बीज बोया है मरियम नवाज की टीम ने पिछली अदालतों के हवाले से, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। और आज के जज, आज देखिए जज साहब को ये रिमार्क्स मैं नहीं समझता, भाई उनका अपना होगा, लेकिन इस तरह के रिमार्क्स आप पहले उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके तो जाएं। क्या शोकाज में वो और वो ग्रेविटी बराबर थी? हर एक ने देखा है कि निहाल हाशमी ने क्या कहा था, हर एक ने देखा तलाल चौधरी ने क्या कहा, दानियाल अजीज ने कहा, और मरियम नवाज क्या जुबान इस्तेमाल करती रही, नवाज शरीफ नहीं। तो यानी अदालतों पे फैसला मिली, दानियाल को भी मिली, तलाल को भी मिली, सबको सजा मिली। देखिए ना, लेकिन वो बकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 सामने आना चाहिए था। और यहाँ अब सोचना पड़ेगा, यहाँ मैं तकाजा करता हूँ तमाम सियासी जमातों से, खुदारा ये सोशल मीडिया को और वो सो कॉल्ड लिबरल्स हावी कहाँ चले गए, वो जो बड़ी बातें करते थे, को फन गाला चलाते और अजीबो गरीब, आज उनको वो देखें, आज इन सारी चीजों को सामने देके आज तो साम सूख गया उनको। भाई अगर बातें करनी है, वो फैसले तो मेरिट के ऊपर थे, बाकायदा क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर थे। इस तरह के फैसले जो ये बात देके आज वो खामोश बैठे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने साइड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म करना पड़ेगा। आज मैंने उन लोगों में से, नामों में से मैंने किसी को नहीं देखा, ये नहीं पूछा कि हफ्ते वाले दिन अदालतें कैसे बैठ गई, मुलजिम के बगैर कैसे आ गया, वो तो बाकायदा डिफेंड करते फिर रहे थे। और ये ट्रेंड, ये खुदारा ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। हमें बैलेंस क्रिएट करना है, फेयर कमेंट करें, मैं खुद बात कर रहा हूं, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक तरफ एक्सट्रीम लाइन पे आप चले जाएं, और ये हो रहा है। हाँ, ये बात सही है। ये मैं भी आज देख रहा था सोशल मीडिया पर, लाहौर हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत है, सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, और जो जज साहबान वहाँ पर बहुत हमारे लिए इज़्ज़त और एहतराम, और ये आइन कह रहा है, ये कोई एहसान नहीं को करेगा, ये आइन कह रहा है कि आप इज़्ज़त और एहतराम करें। कमेंट आप कर सकते हैं हर चीज़ पर, जो डिसीजन है उन पर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कहा कि वो कमेंट
वो विद इन द लिमिट होने चाहिए। लिमिट से अगर आप क्रॉस करेंगे, मैं बहुत सारे ट्वीट्स हैं, मैं उनका हवाला इसलिए नहीं दूंगा कि अगर मैं हवाला दूं तो इसका मतलब है मैं भी उस नेगेटिव चीज़ का प्रचार कर रहा हूं, मैं भी उसके स्प्रेड का बायस बन रहा हूं, लेकिन भरा पड़ा है सोशल मीडिया, नहीं होना चाहिए ये। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही ये विंग्स हैं, उनको ये समझना चाहिए ये बात। कोई भी फैसला मैं उसको नापसंद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं जजेस की इंटेग्रिटी पर सवाल करूँ। जो चीज़ें इंस्टीट्यूशन को बेहतर करने के लिए हैं, जैसे हमने कहा जजेस की तैनाती का तरीकाकार है, या एक ट्रेंड चल रहा है, या हम ये बात कर रहे हैं कि परसेप्शन क्या बन रहा है, वो उस वैसे इस सोशल मीडिया टीम का भी पता चलाना चाहिए जो इस किस्म की चीजें जो है वो सर्कुलेट कर रही है। बिल्कुल। जिस तरीके से मरियम की टीम का पता चलाया गया था। अच्छा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि इस वक्त जो एक सूरत हाल है, एक लोग ये बड़ा सवाल कर रहे हैं, मसलन हमजा पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बताया जाता है, लेकिन अब नैब उनको पकड़ नहीं सकती। नैब ने उनको बुलाया भी है, 12 तारीख को फिर बुलाया, पेश नहीं हुए, पेश अभी 10 को पेश नहीं हुए, 12 को भी पेश नहीं हुए। हम अपने शबाज शरीफ चले गए मुल्क से बाहर। हाँ, मुल्क से बाहर चले गए। तो अच्छा, लेकिन अब दूसरी तरफ नैब उनको पकड़ भी नहीं सकती, उनकी जमानत है। तो ये जो मैसेजेस हैं ये बड़े कंफ्यूजिंग मैसेजेस हैं, इस पर आप कमेंट करें। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ये पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं ये भी बड़े इस हवाले से, फरियाल तालपुर साहबा और आसफ अली जरदारी साहब वो भी उनको भी बिल्कुल नैब नहीं पकड़ पा रही और वो ज़मानत पर ही हैं। कुछ 2 दिन पहले, क्योंकि अभी इस्लामाबाद में थे आसफ अली जरदारी साहब, तो मुझे एक शख्स ने बताया जो मौजूद था वहाँ पर, जरदारी साहब के पास कोई मीटिंग थी, कुछ दोस्त उनके बैठे हुए थे, तो जिसमें जरदारी साहब ने ये बकौल रिपोर्टेडली ये बिल्कुल ये एक स्पेकुलेटिव ये चीज़ें हैं, कहा कि मैं एक पैसा नहीं दूंगा, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। बल्कि उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, वो नैब पिंडी में एक ऑफिसर है जिसका नाम मंगी है, इरफान मंगी। इरफान मंगी रात को आता है उनके ख्वाबों में, उनको सोने नहीं देता उनको, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, हंस रहे होते हैं, मंगी का नाम आता है तो वो खामोश हो जाते हैं वहीं पे। वैसे उनकी जो मुस्कुराहट है जरदारी साहब की बड़ी मशहूर है, और बहुत सारे लोग कहते थे कि अगर ये वो जो दांतों का कोई जो कंपनी अगर उनका इश्तिहार ले तो ही इज़ वन ऑफ द परफेक्ट मॉडल, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज हैविंग एक बड़ा स्माइलिंग फेस है, फुल ऑफ लाइफ उनका। तो लेकिन जो सुनने वाले जो उनसे मिलने वाले बताते हैं कि मंगी का नाम आता है तो ठक से खामोश हो जाते हैं, ब्रेक लग जाती है, बिल्कुल करंट लग जाता है। और एक उन्होंने, अब ये स्पेकुलेशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सुनी सुनाई बात है, मुझे नहीं पता ये सच है या गलत। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी पैसे जो कुछ भी है, कहीं मंगी को हटवाओ यार, ये जो नैब पिंडी का ये जो हेड है इसको हटवाओ। तो कहीं को जिक्र हुआ होगा कि इतने पैसे लगते हैं, तो किसी ने कहा कि सर इतने पैसे अगर उनको दे के हटवाना है तो ये पैसे हम सरकार को दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये जितनी अमाउंट तुम बता रहे हो ना, इससे कोई 20 गुना अमाउंट मैं बचा लूँगा अगर वो खर्च करके भी हम मंगी को वहाँ से हटवा लें। तो ये जो परसेप्शन है, ये राना साहब, ये सब क्या अगर नहीं पकड़ सकेगी नैब, उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगी और रुकावट बन जाएगी ये टेक्निकलिटीज़, तो फिर पैसे कहाँ से निकलेंगे? पैसे तो नहीं निकलते फिर। अमीर साहब देखें, बात ये है कि इरफान मंगी का नाम जो है ना, वो करप्ट माफिया के लिए ना एक खौफ की अलामत बन चुका है। जैसे वो मच्छरों के लिए वो मोर्टिंग वो इस तरह कर डर रहे हैं। नहीं गब्बर है, क्या हो गया है? नवाज शरीफ साहब की जो JIT बनी थी उसमें भी मंगी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अच्छा जी, और एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों से हमारी मुलाकात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, इनकी नाराजगी ही ये है, वो कहते हैं कि ये जो JIT में ISI के नुमाइंदे हैं ना, इनको निकाल, बिल्कुल ऐसे। बस बाकी कहते हैं हम हर तरह हम निपट लेंगे, ताबेदार है। बड़ा खुल के बात करते हैं मसला नहीं है, ये ISI के नुमाइंदे निकाल। बिलावल ने भी किया, बड़े खुलकर बात करते हैं इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। ये है समीर साहब कि ISI जो है वो पाकिस्तान का इदारा नहीं है, ISI इस कौम का इदारा, हमारा कौमी सलामती का इदारा है। वो पता चलाते हैं अगर कि ये मुल्क की सलामती से खिलवाड़ करने वाले कौन लोग थे, ये जिन्होंने 1000 अरब रुपए की जो आपने बताई बात से ज़्यादा के जाली अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। समीर साहब, ये क्या कौमी सलामती के दुश्मन नहीं है? बात समीर साहब सीधी सी है कि जो अब ये जो बात आपने की है ना इरफान मंगी साहब के हवाले से, इरफान मंगी साहब ने ये जो जाली अकाउंट्स वाला केस है ना, इस पे जिस तरीके से हाथ डाला है,
जब से उनके पास तफ्तीश आई है और जैसे वो इनको बुला रहे हैं, उनको कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है। आप देखें ना, ये जरदारी साहब की जब बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ नैब के प्रोसिक्यूटर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी थोड़ा टाइम दें जवाब दाखिल करने के लिए, कि भाई आप 10-12 दिन से क्या तैयारी करके नहीं गए थे। ये फिर ये कहते हैं जी हमें पकड़ने नहीं देते। तो ये प्रोसिक्यूशन जो है, इस पर चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को तवज्जो देनी चाहिए। शहबाज शरीफ की बेल पर भी यही काम होता है। मैं आज आप बताऊं, आज रॉयल पाम का केस था और मैं अदालत में था। मैं वो नैब के उन प्रोसिक्यूटर का नाम नहीं जानता। जब वो आए तो उनसे जज साहबान ने पूछा, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस फैसल अरब, कि आप बता दें एक सेंटेंस में कि चार्जेस क्या हैं। उन्होंने कहा जी वो फ़लाँ सफ़े पर नंबर 4 की मद में जो है ना वही हमारे चार्जेस हैं। उन्होंने कहा आपसे हमने ये पूछा है कि आप हमें 2 लाइनों में बता दें। तो जब वो उन्होंने क्या किया, वो सफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप जाएं बैठ जाएं। आप इतने भी तैयार नहीं हैं कि आप ये जो चार्जेस हैं, नैब ने जो चार्जेस लगाए हैं, उस आप अपनी पटिशन को देखे बगैर वो पढ़ के हमें बता दें कि वो चार्जेस क्या। ये एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें नैब को काम करना होगा, जिसमें नैब को, क्योंकि आज ये बिल्कुल क्लैरिटी से नज़र आ रहा था। अच्छा जी, एक और बात मैं कर दूं, जो मर्जी अदालतें, यानी जो परसेप्शन लोग समझें जो बैठ रहा है किसी अदालत का कहाँ भी, लेकिन मैंने जो आज ये 3 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, रॉयल पाम में तकामत से, जिस जांफिशानी से, जिस जहानत से ये तीनों जजेस ने इसका आज फैसला रिजर्व किया है और जो सवाल उठाए हैं और जिस तरह शेख रशीद साहब ने आके इस केस को प्ली किया, ये एक क्लासिक बेईमानी और करप्शन का केस है, डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉड है। और किस तरह, यानी उन्होंने बिडिंग इस तरह से की है कि जो दूसरे बंदे थे वो भाग जाएं और जिस बंदे को देना था 103 एकड़ की जगह उसको 141 एकड़ उन्होंने जगह दी और फिर बाद में फोर्जरी करके रेट भी कम किया। एक क्लासिक केस है कि इस मुल्क को किस तरह लूटा गया। फैसला रिजर्व हो गया और मैं, अजहर सदीक साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। मुझे ये लगता है, मेरा ये इंप्रेशन है कि इस केस में जजेस उड़ा देंगे ये जो सारी रॉयल पाम की जो डील हुई है, जिस तरीके से हुआ, बिल्कुल इसको डिमोलिश कर देंगे। क्यों अजहर सदीक साहब? तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त, मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर अब ये खबरें आ रही हैं कि ह्यूमन राइट सेल जो है वो बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अब अगर एग्जेक्टिव काम नहीं कर पा रही पूरा और बीच में वैक्यूम है तो लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा समी साहब, आपने ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही। एक परसेप्शन जो आपको पता है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में ये था कि आपको तमाम अदालतों में, हाई कोर्ट में भी आपको वाइब्रेंट नज़र आती थी, यानी जुडिशल एक्टिविज्म इतनी ज़्यादा थी। हमने कई काम कराए हाई कोर्ट से, और वो वाला मामला जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें हाई कोर्ट का ह्यूमन राइट सेल नहीं काम कर रहा था, तो मैंने बाकायदा जजेस को मैंने कहा कि आप बाकायदा ह्यूमन राइट के, पब्लिक इंटरेस्ट के बेंचेस बना दें। आप हैरान रहे कि वो बेंचेस ही तोड़ दिए गए। यानी मेरे केसेस पब्लिक इंटरेस्ट के इतने अहम पड़े हुए हैं, मैं एक जगह किसी एक जज के पास वो आ ही नहीं पा रहे, और डेटा जितनी तेजी से पढ़ रही हैं, इतना जबरदस्त काम हो रहा था। आज आप देखें, अच्छा मैं सिर्फ एक चीज खत्म कर दूं मैं इस बात को। दूसरी जो बड़ी जबरदस्त बात की है आपकी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के होते हुए वो कुछ नहीं हो सकता जो होने जाएगा। मुश्किल है, दिक्कत है, लेकिन आने वाले दौर में ये चीजें बहुत जाएंगी। यानी ये, और एक चीज और, इमरान खान को क्रेडिट देने लगा हूं। आज भी आपने देखा कि इमरान खान ने सबसे बड़ा काम किया, सप्लाई चेनें कट गई। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन इनको फीड करते थे ना, नवाज लीग को। लेकिन अगर ये सेल खत्म हो गया तो एक आम बंदा कहाँ जाएगा? समी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं भी करूंगा ये दरखास्त, मैं भी दरखास्त करूंगा करें इस पे। और जो इंतहाई एक्सट्रीम जो केसेस हैं, कम से कम उनमें ज़रूर लोगों की दाद रसी के लिए आप इसको रखें, इसलिए कि अगर एग्जेक्टिव जब परफॉर्म नहीं कर रही तो वो जो वैक्यूम है उसमें लोग कहाँ जाएंगे। और अब यानी जो पहले के भी जो फैसले हुए थे जिसमें रिलीफ मिला था, मसलन जैसे बच्चों की स्कूलों की फीस में रिलीफ मिला था, अब अगले हफ्ते वो फैसला आने वाला है। सियासतदानों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो एक आम बंदा है उसको भी जो उसका ड्यू है और जो ड्यू राइट है वो उसका मिलना चाहिए। आर्टिकल 194 आज के प्रोग्राम से हम तीनों को, बल्कि हम चारों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।